वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 बात करता है लोक व्यवस्था में प्रशांति बनाए रखना, यानी कि ये जो है कि पब्लिक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी, ये बात करता है सेक्शन 148 से 167 तक में। पहला देखते हैं हम विधिवत जमाव, यानी कि अनलॉफुल असेंबली की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 148 से 151 तक का ये अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया गया है। सेक्शन 148 क्या कहता है? सेक्शन 148 बात करता है कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना, यानी कि जब कहीं भी जमाव हो जाता है, यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कहीं पर जो है अनलॉफुल रूप से इकट्ठा हो जाते हैं, तब जो है ऐसे जमाव को हटाने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। कौन सा ऑर्डर दिया जा सकता है? कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा ऑर्डर दिया जा सकता है। ऐसा कौन दे सकता है? तो फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हो। और जब पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी, यानी कि जब भारसाधक अधिकारी है वो अब्सेंट रहता है, ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा? उसकी अनुपस्थिति में उप निरीक्षण की पंक्ति से, यानी कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से अनिम्न, यानी कि उससे कोई छोटी रैंक का नहीं होगा, कोई पुलिस अधिकारी किसी विधिवत जमाव को या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विच्युत होने की संभावना है, तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। यानी कि सेक्शन 148 बात करता है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, और भारसाधक अधिकारी यदि अनुपस्थित है यानी कि अब्सेंट है, तब उस कंडीशन में उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके रैंक से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी जो है ऐसे जो विधिवत जमाव है जिससे कि पॉसिबिलिटीज़ है कि लोक शांति विक्षुब्ध हो सकती है, यानी कि जो पब्लिक पीस है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तब ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है। और तब ऐसे जमाव के सदस्य, यानी कि जो ऐसे जमाव के जो मेंबर्स हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वे मतलब जो ऑर्डर दिया गया है उसके अनुसार वो तितर बितर हो जाए, यानी कि वहाँ से हट जाए। और यहाँ पर जो है ये किस चीज़ प्रयोग कब कर सकते हैं? ये सिविल बल का प्रयोग कर सकते हैं सेक्शन 148 में। सबसेक्शन 2 कहता है यदि ऐसा समादेश, यानी कि ऐसा कोई ऑर्डर है, ऐसा कोई कमांड है, यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है, यानी फर्स्ट में कहता है कि भाई तितर बितर होना है, और यदि तितर बितर नहीं होता है यानी कि वहाँ से नहीं हटता है, या यदि ऐसे समादेश हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है। यानी कि इन केस 148 ये बात करता है कि जो है जो जमाव है उसके द्वारा सिविल बल का प्रयोग किया जाएगा, किसके द्वारा? किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू या फिर कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और यदि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है उसकी अब्सेंट में सब इंस्पेक्टर की रैंक से कोई पुलिस अधिकारी है तो ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि ऐसे ऑर्डर जो पास किया गया है, यदि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हटते नहीं है, मतलब तितर बितर नहीं होते हैं, तो फिर ऐसा जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या जो पुलिस अधिकारी है उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो बल द्वारा जो है कि उस कार्रवाई को, मतलब जमाव को जो है तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी का सदस्य नहीं है, यानी कि कोई ऐसा पुरुष जो कि आर्म्ड फोर्स का मेंबर नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि आर्म फोर्सेस सशस्त्र बल का सदस्य ना तो है और ना उस ड्यूटी के अनुसार जो है वो कार्य कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके, उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा और सहायता की अपेक्षा कर सकता है। यानी इन केस जैसे जमाव का जो ऑर्डर दिया गया है कि जमाव को तितर बितर करने का ऑर्डर दिया गया है और जो लोग हैं वो नहीं होते, मतलब वहाँ से नहीं हटते हैं, तब ऐसी कंडीशन में बल का प्रयोग किया जा सकता है। और बल में क्या यूज़ किया जा सकता है कि ऐसे पर्सन की अरेस्टिंग की जा सकती है और जो लॉ के अनुसार जो है उन्हें पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 149 बात करता है कि जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग, यानी कि जो है यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली, यानी जो असेंबली है उसके लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 148 यानी कि धारा 148 की उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है, मतलब जो 148 के सबसेक्शन फर्स्ट में बताया गया है कि जो तितर बितर करने का ऑर्डर दिया गया है और वो तितर बितर नहीं किया जा सकता है,
और यदि लोक सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है, यानी कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो, यानी कि प्रेजेंट हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। इनकेस सेक्शन 148 कहता है कि हम सिविल बल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिविल बल में कौन होगा कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो। 149 कहता है कि जब ऐसा जो 148 में जो ऑर्डर पास किया गया है, जो कमांड दिया गया है, यदि उसको पूरा नहीं किया जाता है तब क्या होगा, उस कंडीशन में सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाएगा। और सशस्त्र बल का जो प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा ऑर्डर कौन देगा, तो ऐसा ऑर्डर जो है वो डीएम देगा या उसके द्वारा ऑथराइज किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या तो डीएम हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो जो उपस्थित हो, यानी कि जो प्रेजेंट हो, सशस्त्र बल द्वारा, यानी कि आर्म फोर्सेस का यूज करके क्या कर सकते हैं, वो जमाव को तितर बितर करा सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है या अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिसकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे। यानी कि 149 में कहता है कि जो जमाव है उसको तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा ऑर्डर कौन दे सकता है, ऐसा ऑर्डर जो है डीएम दे सकता है या उसकी डीएम ने जो ऑथराइज किया गया है, डीएम द्वारा ऑथराइज किया गया कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो जो कि प्रेजेंट हो, तो वो सशस्त्र बल को हटाने के लिए, मतलब सशस्त्र बल द्वारा जो है ऐसे जमाव को तितर बितर कर सकता है। और सबसेक्शन 2 कहता है कि उसके जब ऐसा जो जमाव किया गया है, जो सदस्य हैं, जमाव के सदस्य हैं, यदि वो वहाँ से नहीं हटते हैं तब क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तारी की जा सकती है, उसको दंड दिया जा सकता है और जो है उसको डिटेन किया जा सकता है, यानी कि परिरुद्ध किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यापेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा, यानी ऐसी मैनर से करेगा जैसा वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है। यानी कि सेक्शन 149 कहता है, ठीक है, कि जमाव जो है उस जमाव को हटाने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है और जिसके लिए उस व्यक्ति जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है और उनको डिटेन किया जा सकता है, यानी कि परिरुद्ध किया जा सकता है। बट जो तितर बितर किया जा रहा है उसमें जो बल का प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए जो रीति होगी, जो मैनर डिसाइड है, केवल उस मैनर का प्रयोग करके ही ऐसे जमाव को हटाया जा सकता है। पहली बात ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि जब किंतु ऐसा करने में केवल, मतलब जब जो है सशस्त्र बल का जो प्रयोग किया जा रहा है तो केवल उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितने की शरीर और संपत्ति को केवल इतनी हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव के लिए आवश्यक हो, मतलब जितना उस व्यक्तियों को जो जमाव के सदस्य हैं उन सदस्यों को हटाने के लिए या उनको गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए जितनी बल का प्रयोग आवश्यक है केवल उतने ही बल का प्रयोग किया जा सकता है। ये कहता है हमारा सेक्शन 149 सबसेक्शन 3। सेक्शन 150 बात करता है जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति, यानी कि जो जमाव को डिस्पर्स कर रहे हैं। तो हमने 149 में पढ़ा कि सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है, तो सशस्त्र बल के प्रयोग जो किया जा रहा है वो क्या सभी अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, तो सेक्शन 150 कहता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा ही, कुछ अधिकारियों के पास ही ऐसी शक्ति है, यानी कि सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति, यानी कि कुछ अधिकारियों के पास ही ऐसा राइट है जो कि आर्म फोर्स, जो कि सदस्य जो मेंबर्स हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए आर्म फोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं। पहला कहता है कि जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा पब्लिक सिक्योरिटी को स्पष्टता संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त, यानी कि जो आर्म फोर्सेस का कोई कमिश्नर है या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है। यानी कि ये कहता है 150 कि जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति, यानी कि जो सेक्शन 149 कहता है कि सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। कौन कर सकता है, डीएम कर सकता है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब ये कहता है 150 कि जब एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है, यानी कि कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है,
उससे कोई संपर्क नहीं किया जा सकता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उससे कोई संपर्क नहीं किया जा सकता है। तब आर्म फोर्सेस का जो कोई कमिश्नर हो या गजेटेड जो ऑफिसर्स हों, तो वो ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हो, यानी कि जो ऐसे मेंबर्स हों, उन मेंबर्स के लिए क्या किया जाएगा, ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए, या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार और प्रेरित कर सकता है। किंतु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है, यानी कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उसके लिए संपर्क करना पॉसिबल हो जाता है, तो वह ऐसा करेगा। और तदनंतर इस बारे में कि वह ऐसी कार्रवाई चालू रखे या ना रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा। इन शॉर्ट सेक्शन 150 बात करता है कि जब जमाव को तितर बितर किया जा रहा है, ठीक है, और उसमें जो है सशस्त्र बल, जो हमने 149 में पढ़ा कि सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। अब 150 कहता है कि जब जमाव को तितर बितर किया जा रहा है और सशस्त्र बल के जो हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कोई संपर्क नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स कौन से, जो कि कमिश्नर हो या जो गजेटेड ऑफिसर्स हों, वो ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं कि जो कि विधि के अनुसार जो है कि आवश्यक हो। और ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, या तो गिरफ्तार किया जा सकता है या परिरुद्ध किया जा सकता है, यानी कि अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है। और जब ऐसे जो आयुक्त हैं और जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके लिए जब उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उससे संपर्क कर सकते हैं, अब तब फिर वहाँ पर जो है कि उनको उस कंडीशन के बारे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताना होगा। सेक्शन 151 कहता है कि धारा 148, यानी कि जब जमाव को तितर बितर करने के लिए सिविल बल का प्रयोग किया, या धारा 149 यानी कि आर्म फोर्सेस का यूज़ किया, या 150 कहता है कि आर्म फोर्सेस के कुछ अधिकारी की जो पावर थी उसके अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, यानी कि 148, 149 और 150 के अधीन यदि कोई कार्य किया गया है तो उसे क्या किया गया है, उसे जो है प्रोसिक्यूशन से जो है कि उनको प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि किसी कार्य के लिए जो धारा 148, 149, 150 के अधीन किया गया तात्पर्य है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में, यानी कि कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, पहला कहता है जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना संचित नहीं किया जाएगा। भी कहता है कि किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संचित नहीं किया जाएगा, यानी कि इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। यानी कि 151 ये बात करता है कि जहाँ पर भी सेक्शन 148 या 149 या 150 के तहत कोई कार्यवाही की गई है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं या जो ऐसे अधिकारी हैं उनको जो है उनके विरुद्ध ऐसा कोई क्रिमिनल केस करने के लिए प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जो कि ये कहता है कि यदि कोई जो अधिकारी है वो कौन है, वो सशस्त्र बल का कोई अधिकारी है, तो उसको अरेस्ट करने से पहले क्या किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर जो है कि मंजूरी लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही ऐसा जो अधिकारी है उसके विरुद्ध जो है कोई वाद संचित किया जा सकता है, यानी कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना संचित नहीं किया, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायर परमिशन ज़रूरी होती है। सेकंड कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो सशस्त्र बल का कोई सदस्य नहीं है, यानी कि इसके कोई अलावा है, तब ऐसी कंडीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी मंजूरी के बाद ही संचित किया जा सकता है, यानी कि केस जब इंस्टीट्यूट करता है तो फिर यदि कोई आर्म फोर्सेस का कोई मेंबर है या कोई ऑफिसर है तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी है। और यदि वो आर्म फोर्सेस का मेंबर नहीं है, कोई अदर पर्सन है या कोई अदर पुलिस ऑफिसर है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बाद ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 का ए पॉइंट कहता है कि उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में, यानी कि जो ऐसी कार्रवाई जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहा हो या पुलिस ऑफिसर कर रहा हो, और कैसी कंडीशन में कर रहा है, वो सद्भावपूर्वक कर रहा हो कार्य। या ख कहता है कि धारा 148 या धारा 149 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, यानी कि कोई पर्सन कार्य कर रहा हो, या धारा 150 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में, यानी आर्म फोर्सेस के किसी मेंबर्स के बारे में। घ पॉइंट कहता है कि सशस्त्र बल का कोई सदस्य, यानी कि आर्म फोर्सेस का कोई भी मेंबर हो जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो
उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। फर्स्ट कहता है उस धारा में इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में सशस्त्र बल का क्या डिफाइन किया गया है। सशस्त्र बल के बारे में बोला गया है कि सशस्त्र बल जो है, सशस्त्र बल से पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, यानी कि ऐसी सेना जो भूमि बल के रूप में क्रियाशील है। इसके अंतर्गत सेना, नौसेना और वायुसेना भी प्रेत है। और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अंतर्गत सशस्त्र बल भी है, यानी कि आर्म फोर्सेज आएगी। और आर्म फोर्सेज के तहत कौन आएगा? सेना, नौसेना और वायुसेना आ रही है। दूसरा कहता है सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी, यानी कि ऑफिसर्स कौन माने जाएंगे? तो अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त या फिर राजपत्रित या फिर वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत हैं। और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर्स, अनायुक्त ऑफिसर तथा अराजपत्रित ऑफिसर भी आते हैं। ग पॉइंट जो है वो ये बात करता है कि सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न, यानी कि जो आर्म फोर्सेस के जो मेंबर है उनसे भिन्न कोई सदस्य अभिप्रेत, यानी कि इनके अलावा कोई व्यक्ति है वो माना जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन 148, 149, 150 और 151। ये जो है हमारे अनलॉफुल असेंबलीज के बारे में बात करता है। अब हम देखते हैं पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस यानी कि ये बताया गया है सेक्शन 152, न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर, जो है कि कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, यानी कि न्यूसेंस हटाने के लिए जो है सशर्त आदेश दिया जा सकता है। 152 ये यूपी जुडिशरी में के लिए जो है प्री और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि जब किसी जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर या और ऐसा साक्ष्य यदि कोई हो लेने पर जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि मतलब जो न्यूसेंस हटाना है, मतलब रिमूवल ऑफ न्यूसेंस है, उसके लिए कंडीशनल ऑर्डर यानी कि सशस्त्र आदेश कौन दे सकता है? तो ऐसी कंडीशन में कौन देगा? जिला मजिस्ट्रेट देगा या फिर उपखंड मजिस्ट्रेट देगा, या जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ऑथराइज किया गया कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट पर, मतलब जो उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है या तो पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से होगी या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आती है, तब ऐसा डीएम, एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है ऐसे न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर यानी कि सशर्त आदेश दे सकते हैं। फर्स्ट कहता है कि किसी मतलब जो कंडीशन होगी, यानी कैसी कैसी जो है कंडीशन पर जो है कि ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है, उसकी बात करता है। पहला बात करता है किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जल सरणी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है, यानी कि कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस है या कोई मार्ग है या कोई नदी है या जल सरणी है, मतलब जहाँ से जनता जो है लॉफुली वहाँ पर यूज़ करती है या लाई जा सकती है, तो कोई विधिवत बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना, ऐसा जो है ऑर्डर दिया जा सकता है। कोई विधिवत बाधा या न्यूसेंस को हटाए जाने का ऐसा ऑर्डर डीएम, एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट कहता है किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध है, यानी कि जो ऐसा व्यापार किया जा रहा है या जो बिजनेस किया जा रहा है वो क्या है? वो प्रोहिबिटेड है या विनियमित की जानी चाहिए, तो उसे प्रतिषिद्ध, मतलब ऐसा जो व्यापार है वो क्या है? वो किसी व्यक्ति के लिए या समाज के लिए क्या है? स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकर है। तब क्या होना चाहिए? तब ऐसी कंडीशन में जो ऐसा व्यापार किया जा रहा है या जो ऐसा उपजीविका है उसको प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, यानी कि या तो प्रोहिबिट किया जाना चाहिए या उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, या ऐसा माल या पण्य वस्तु, यानी कि ऐसा जो कोई माल है या कोई वस्तु है, पण्य वस्तु है, उसे वहाँ से हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए। यानी कि बी पॉइंट ये कहता है कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना है, ठीक है, या कोई माल या पण्य वस्तु है, लेकिन उससे क्या होता है? समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो हानिकर है, यानी कि पब्लिक को जो है कि पब्लिक हार्म क्रिएट कर रहा है वो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? ऐसी कंडीशन में जो ऐसा व्यापार है या जो उपजीविका है उसको प्रोहिबिट यानी कि मना कर दिया जाना चाहिए, प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। ग पॉइंट कहता है किसी भवन का निर्माण, यानी कि किसी भवन का निर्माण किया जा रहा है या किसी पदार्थ का वयन यानी कि डिस्पोज ऑफ किया जाना है जिससे संभाव्य है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, यानी कि कोई भी भवन का निर्माण किया जा रहा है या किसी पदार्थ का डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है जिससे पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि
अग्निकांड होगा या कोई विस्फोट हो जाएगा। तब क्या होना चाहिए, तब जो ऐसा भवन का जो निर्माण है या ऐसा कोई पदार्थ है जिसका डिस्पोज ऑफ किया जाना है, तो ऐसे जो है उसको रोक दिया जाना चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए। डी पॉइंट कहता है कि कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा जो भवन है या तंबू है या संरचना है वह क्या हो सकता है, वह गिर सकता है, गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो। ठीक है, और परिणामतः ऐसे भवन, मतलब यदि कोई भवन है, तंबू है या संरचना है या फिर वृक्ष है, मतलब वो ऐसी कंडीशन में हो जाती है कि या तो वो गिर जाए, और यदि कोई ऐसा भवन है या तंबू है या संरचना है, यदि वो गिर जाती है और उससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, ठीक है, या कोई कारोबार कर रहा है, पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति कारोबार कर रहा है, ठीक है, या उससे जो है कोई पास से कोई व्यक्ति निकल रहा है, उससे उसको हानि होती है, तब ऐसी कंडीशन में ऐसा जो भवन है, तंबू है या संरचना है, ठीक है, उसको हटाना चाहिए, वहाँ से हटाना या उसको उसकी मरम्मत करना चाहिए। ठीक है, और उसमें आलम लगाना चाहिए। आलम मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव कुछ चीज़ लगाई जानी चाहिए जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और यदि ऐसा कोई वृक्ष है तो वृक्ष को क्या किया जा सकता है, वृक्ष को वहाँ से हटाना चाहिए या उसमें आलम्ब लगाना चाहिए। ई पॉइंट कहता है ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ, यानी कि कोई ऐसा कोई मार्ग है या जो पब्लिक प्लेस है उसके आसपास क्या होता है, या तो तालाब हो, कुआं हो या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। और एफ पॉइंट कहता है कि किसी भयानक जो जीव जंतु है उसको नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए। तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसा कौन सा मजिस्ट्रेट, डीएम हो गया या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, मतलब डीएम, एसडीएम या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ऑथराइज कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। कंडीशन कौन कौन सी, ये जो अभी हमने ए टू एफ पॉइंट पढ़ा कि कोई लोक स्थान है या कोई व्यापार या उपजीविका है या कोई भवन का निर्माण किया जा रहा है, या डी पॉइंट कोई भवन, तंबू या संरचना कोई ऐसी कंडीशन में है कि वो गिर जाए ऐसी परिस्थिति में, या फिर ई पॉइंट कहता है कि कोई मार्ग है या कोई लोक स्थान है जिसके आसपास जो है तालाब या कुएँ हैं, अब वो ऐसी कंडीशन में है कि उससे लोगों को हानि हो सकती है, तो उसके आसपास जो है बाड़ लगा देनी चाहिए जिससे कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। मतलब ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं तब जो है कि कोई डीएम या एसडीएम या जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो ऑर्डर दे सकता है। वो कैसे ऑर्डर देंगे, पहले ही बात करता है कि जो ऐसा बाधा है, ठीक है, बाधा या न्यूसेंस को हटा देनी चाहिए, यानी कि जो ऐसी वस्तु से या ऐसी कोई चीज़ से या कोई भवन के निर्माण से कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसको ऐसे हटा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऐसा व्यापार या उपजीविका जो है कि जिससे कि प्रॉब्लम होती है तो ऐसे व्यापारी उपजीविका को चलाना छोड़ दें या उसे ऐसी रीति से बंद कर दें, या तो उसे चलाना छोड़ दें या फिर उस रीति से बंद कर दें, या फिर उसको रेगुलेट करें, प्रॉपर तरीके से उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए जैसा निर्दिष्ट की जाए। या ऐसा कोई माल है, ऐसे मामले में या पड़े वस्तु को, यदि कोई ऐसा जो है कि वस्तु है तो उसको वहाँ से हटाया जाना चाहिए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करें जैसा निर्दिष्ट किया जाए, यानी कि जैसा भी डायरेक्शन किया जाए ऐसे जो है मैनर में उस वस्तु को हटाया जाना चाहिए वहाँ से। थर्ड पॉइंट कहता है कि ऐसे भवन का निर्माण, जब किसी भवन के निर्माण से किसी व्यक्ति को हानि हो रही है तब ऐसी कंडीशन में ऐसा जो भवन का निर्माण है उसको रोक दिया जाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, बंद करें, या ऐसे पदार्थ के वयन में परिवर्तन करें, या ऐसे पदार्थ जो है उसका डिस्पोजल किया जाना है तो उसमें जो है परिवर्तन किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ऐसे भवन, तंबू या संरचना जो है उसको हटाएं, उसकी मरम्मत कराएं या उसमें आलम लगाएं, या ऐसे वृक्षों को हटाएं या उनमें आलम लगाएं। फिफ्थ पॉइंट कहता है ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाएं, सॉरी यहाँ पर बाढ़ होगा। फिर सिक्स पॉइंट कहता है ऐसे भयानक जीव जंतु को, यानी कि कोई ऐसा भयानक जो जीव जंतु है उसको जो है उस रीति से नष्ट करना चाहिए या फिर डिटेन किया जाना चाहिए या उसका डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए, यानी कि रीति से नष्ट किया जाना चाहिए, परिरुद्ध किया जाना चाहिए, या फिर उसका वयन करे जो आदेश से संबंधित हो, यानी कि जो भी कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है ऐसे ऑर्डर से जो रिलेटेड हो ऐसे जो है कार्य को किया जाना चाहिए। या यदि वह ऐसा कार्य करने में आपत्ति करता है, यानी कि ये तो डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। अब जिस पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपत्ति करेगा। तो ये कहता है कि यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत
किया जाए, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात उबंधित प्रकार से कारण दर्शित करें कि उस आदेश को अंतिम क्यों ना कर दिया जाए। यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्डर डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पास किया जाता है, तब जिस व्यक्ति को आपत्ति है, मतलब जिसको ऑब्जेक्शन है, वो क्या करेगा, वो ऐसे जो है, जो ऐसा कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या उसके जो है सबऑर्डिनेट है कोई मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पर क्या होगा, उस स्थान पर वो उस समय पर उस स्थान पर हाजिर होगा, जो डेट फिक्स की गई है उस स्थान पर हाजिर होगा और वो अपना कारण बताएगा कि ऐसा जो ऑर्डर दिया गया है उसको अंतिम क्यों ना कर दिया जाए, यानी कि उसको फाइनल क्यों ना कर दिया, ऐसा कोई रीज़न है तो वो रीज़न बताएगा। सेकेंड सबसेक्शन कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को, यानी कि कोई भी जो ऑर्डर पास किया गया है उसको सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी कि सिविल कोर्ट में इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। यानी सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि कोई भी ऐसा डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसी परिस्थितियों में कोई ऑर्डर पास करता है तो उसे जो है सिविल जो कोर्ट है उसमें क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, मतलब सिविल कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता है। स्पष्टीकरण कहता है कि लोक स्थान का क्या मतलब है, लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, यानी कि जो स्टेट की प्रॉपर्टी है वो, या फिर पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं। यानी कि पब्लिक प्लेस के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो पब्लिक प्लेस के अंतर्गत जो स्टेट की प्रॉपर्टी है वो, या फिर जो खाली पड़ा जो मैदान होता है, या कोई इंटरटेनमेंट के लिए या फिर कोई जो है कि फील्ड वगैरह के लिए खोला गया है, कोई चीज़ जो स्थान है वो छोड़ा गया है, तो उसे भी हम पब्लिक प्लेस कहेंगे, यानी कि लोक स्थान के अंतर्गत वो भी चीज़ें आती हैं। अब आता है सेक्शन 153 कहता है कि आदेश की तामील या अधिसूचना, या तो जो ऐसा ऑर्डर दिया गया है उसकी जो है तामील की जाएगी और उसको नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि आदेश की तामील, जो ऐसा ऑर्डर पास किया गया है उसकी तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो यानी कि पॉसिबल हो, तो उस रीति से की जाएगी जो समनों की तामील के लिए से बंधित है। यानी कि ऐसा जब ऑर्डर दे दिया गया है तो ऐसे ऑर्डर की तामील भी तो की जाएगी और उसको नोटिफाई भी किया जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा ऑर्डर दिया गया है उसको जो है सम्मन किया जाएगा, यानी कि बेसिकली उसको बताया जाएगा कि आपके विरुद्ध जो है ये ऑर्डर पास किया गया है। सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि ऐसे आदेश की तामील, मतलब जो इस तरीके की जो सम्मन दिया जाना था और इस प्रकार की जो है सम्मन जो है नहीं दी गई है, यानी कि यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना, यानी कि उसको जो है नोटिफाई किया जाएगा, तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से जो प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसा राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नियम द्वारा निर्देश करे, और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान पर या ऐसे स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। बेसिकली ये बात करता है नेचुरल जस्टिस की, यानी कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऑर्डर पास किया गया है तब ऐसे व्यक्ति के पास जो है इन्फॉर्मेशन दी जानी है। इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, या तो सम्मन के थ्रू दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है कि सम्मन देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में नोटिफाई किया जाएगा और नोटिफाई की जो डायरेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। और जो है कि जब ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जाता है तब उसको जो है ऐसे स्थान पर चिपका दी जाएगी जहाँ से उस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए मतलब उससे जो है कि उस व्यक्ति को ईजिली इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ये बात करता है सेक्शन 153 यानी कि आदेश की तामील या अधिसूचना। सेक्शन 154 बात करता है कि जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है, यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा ऑर्डर पास किया गया है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। मतलब सेक्शन 148, 149 या सेक्शन 152 के तहत जो ऑर्डर पास किया गया है ऐसे ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे व्यक्ति को दे दी गई है। जब 153 के तहत ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, या तो सम्मन के थ्रू या तो नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है, तब ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति है वो या तो उसका पालन करे या फिर उसको उसके लिए रीज़न बताए। तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है का पॉइंट कहता है कि उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर जो कार्य किया जाना है उस समय के अंदर, यानी जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है उस समय के अंदर और उस रीति से करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है। यानी कि जो ऐसा कोई ऑर्डर पास किया गया है
152 के तहत। तो जो ऑर्डर पास किया गया है तो वो उस टाइम पीरियड के अंदर उस मैनर से उस कार्य को कर दें। सेकेंड पॉइंट कहता है उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा, यानी कि जो ऑर्डर पास किया गया है 152 के तहत तो वो तो जो है वो न्यायालय में हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा, यानी कि यदि उसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न है तो उस रीज़न को बताएगा, कारण दर्शित करेगा। और ऐसा हाजिरी या वर्चुअल सुनवाई यानी कि श्रव्य दृश्य संगोष्ठी के माध्यम से अनुज्ञात की जा सकेगी, यानी कि जो व्यक्ति है वो न्यायालय में हाजिर होगा या फिर ऑडियो वीडियो के थ्रू भी ऐसी जो प्रेजेंट है वो मानी जा सकती है, यानी कि परमिशन दी जा सकती है ऑडियो वीडियो के थ्रू भी। ये बात करता है सेक्शन 154। 155 कहता है कि धारा 155 कहता है कि धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए पेनल्टी, यानी कि धारा 154 में जो बातें बता रखी हैं, बातें क्या बताई हुई हैं कि जो ऑर्डर पास किया गया है उस ऑर्डर को जो है समय के अंदर उस कार्य को पूरा कर दे, ठीक है, या फिर वो कोर्ट में हाजिर हो और अपने रीज़न को बताए। और ऐसे वो रीज़न जो है वो जो हाजिरी है वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी की जा सकती है। अब जब ऐसी जो हाजिरी है वो देने में या जो रीज़न है उसको बताने में वो व्यक्ति जो है असफल रहता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, पेनल्टी दी जा सकती है। सेक्शन 155 बात करता है यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 154 के अधीन कोई आदेश दिया गया है ऐसे कार्य को नहीं करता, यानी कि जो सेक्शन 154 के तहत कोई ऑर्डर पास किया गया है और वह ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर मतलब या तो प्रेजेंट होकर वो कारण दर्शित नहीं करता है, तब क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में वो भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के सेक्शन 223 में उस निमित्त विनिध शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा। यानी कि जो सेक्शन 154 के तहत जो ऑर्डर पास किया गया है और उस ऑर्डर को यदि ऐसा व्यक्ति जो है नहीं मानता है या फिर वो कोर्ट में हाजिर होकर अपने रीज़न को नहीं बताता है तो BNS के सेक्शन 223 के तहत जो है कि उसको जो है कि पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 156 कहता है कि जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से यानी कि जो पब्लिक राइट है उसके एग्जिस्टेंस से इनकार किया जाता है तब क्या प्रक्रिया होगी। तो जहाँ किसी मार्ग, नदी, जल सरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 152 के अधीन किया जाता है, यानी कि सेक्शन 152 के तहत कोई भी ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है उस अपने समक्ष हाजिर होने पर उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी या जल सरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है या और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 157 के अधीन कार्रवाई करने के पहले उस बात की जांच करेगा। सेक्शन 156 बेसिकली ये कहता है कि जब सेक्शन 152 के तहत कोई ऑर्डर पास किया गया है, ठीक है, 152 के तहत ऑर्डर पास किया गया है और ऐसा व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि वहाँ पर कोई पब्लिक राइट ही नहीं है, मतलब जो लोक अधिकार है उसके एग्जिस्टेंट को ही मना करता है, कहता है कि यहाँ पर कोई लोक अधिकार नहीं है, मेरा खुद का जो है कि अपना अधिकार है यानी कि पर्सनल राइट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो वो इनकार कर रहा है तो जो व्यक्ति ऐसा इनकार करता है उससे पहले जो है ऐसे जो मामले हैं वो सेक्शन 157 के तहत क्या होगी, जांच की जाएगी, पहले न्यायालय के द्वारा ऐसे जो मामले हैं उसकी जांच की जाएगी। सेकेंड सबसेक्शन कहता है कि यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कि जब ऐसी जांच कर रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध 152 के तहत कोई ऑर्डर पास किया गया है और वह व्यक्ति जो है लोक अधिकार की स्थिति से इनकार करता है तो फिर उसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, यानी कि क्या कंक्लूजन पर पहुँचता है, वो ये बात कहता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो मना करता है कि पब्लिक राइट नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल राइट है, तो जो ऐसा व्यक्ति जो मना करता है यदि उसके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है यानी कि कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा, यानी कि जो ऐसी प्रोसीडिंग की जा रही है उसको रोक देगा और जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड नहीं कर दिया जाता है और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 157 के अनुसार कार्रवाई करेगा। बेसिकली सेक्शन 156 ये बात करता है कि जहां पब्लिक राइट की एग्जिस्टेंस से मना किया जाता है वह प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर में बोला गया है कि सबसे पहले जांच की जाएगी और जांच के बाद यदि ये निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई जो उस व्यक्ति है उस व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य है, एविडेंस है, तो वो उसको जो है कोर्ट के सामने
लेकर आए, और यदि वो लेकर आता है मतलब ऐसे एविडेंसेस को दिखाता है, तो फिर जो कार्रवाई हो रही है उसको रोक दिया जाएगा और कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा ऐसे मैटर को डिसाइड किया जाएगा। और यदि मतलब यहाँ पर तो यह है कि यदि वो सफिशिएंट एविडेंस दिखा देता है उस कंडीशन में, और यदि वो सफिशिएंट जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो नहीं बता पाता है ऐसा व्यक्ति, तो फिर सेक्शन 157 के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। ये बात करता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 बात करता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा फर्स्ट यानी कि जो सबसेक्शन फर्स्ट है उसके अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करने में असफल रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है इनकार ही नहीं करता है या ऐसा इनकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, तो उसे पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में ऐसा कोई इनकार नहीं करने दिया जाएगा। एक चीज़ और बात करता है यहाँ पर कि ऐसा जो व्यक्ति है वो जो पब्लिक राइट है उसके एग्जिस्टेंस से मना करता है, तो उसे जो है कि यदि मना करता है और सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे पाता है तो फिर उसे जो है पश्चातवर्ती यानी कि बाद की जो प्रोसीडिंग होगी उसमें भी ऐसे जो है इनकार नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल की बात करता है कि यानी एक व्यक्ति ने जो बात पहले कह दी है उस बात से नहीं मुकर सकता है। सेक्शन 157 बात करता है कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध यानी कि जो सेक्शन 152 के तहत जो कोई ऑर्डर दिया गया है वहाँ कारण जो रीज़न बताया जा रहा है उसको दर्शित करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा। यानी सेक्शन 157 कहता है व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, कोई ऑर्डर जो है 152 के तहत ऑर्डर दिया गया है, वहाँ कारण को दर्शित करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध यानी कि जो हमने पढ़ा पब्लिक न्यूसेंस उसके विरुद्ध कोई ऑर्डर दे दिया गया है हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है यानी कि वो अपने रीज़न को बताता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसा समन मामले में लिया जाता है। यानी कि जो 152 के तहत कोई ऑर्डर पास किया गया है और ऐसा व्यक्ति जो है उस ऑर्डर के विरुद्ध जो है अपने रीज़न को बताता है, तब जो मजिस्ट्रेट क्या होगा, मजिस्ट्रेट जो है ऐसे एविडेंस को लेगा और जैसे जो समन मामले में जो प्रोसीडिंग अप्लाई की जाती है वो अप्लाई किया जाएगा, यानी कि उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है। सबसेक्शन 2 कहता है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उसका ये समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था यानी कि ऑर्डर जो पहले किया गया था या उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ जिसे वह आवश्यक समझे युक्त और उचित है, तो वह आदेश यथास्थिति परिवर्तन के बिना यानी कि बिना किसी चेंजेस के या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाए। यानी 157 ही बात करता है कि जो रीज़न को बता रहा है मतलब जो ऐसा व्यक्ति है वो ऐसे रीज़न को बता रहा है तो उसको जो है साक्ष्य लेगा, मतलब जो है पहले में एविडेंस लेगा, और यदि ऐसा एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस है और मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है कि ये ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए, तो फिर क्या होगा, ऐसे ऑर्डर में या तो चेंजेस हो जाएगा, और यदि वो सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बता पाता है तो जो पहले ऐसा ऑर्डर दिया गया था मजिस्ट्रेट के थ्रू, तो ऐसा जो ऑर्डर होगा वो फाइनल कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि जो ऑर्डर दिया गया था पहले 152 के तहत कोई ऑर्डर दिया गया था वही ऑर्डर जो है वो फाइनल कर दी जाएगी। यदि ऐसा जो पर्सन है जिसके खिलाफ ऐसा जो है ऑर्डर दिया गया था ऐसा सफिशिएंट रीज़न नहीं बता पाता है तो फिर जो उसका ऑर्डर था वही फाइनल कर दिया जाएगा। परंतु इस धारा के अधीन प्रक्रियाएं 90 दिनों की अवधि के भीतर यथाशीघ्र पूरी होंगी, यानी कि 157 के तहत जो ऑर्डर्स हैं 90 दिनों की अवधि के भीतर जो है पूरी कर दी जाएंगी, जो लिखित के कारणों को लेखबद्ध करते हुए 120 दिनों तक विस्तारित की जा सकेंगी। यानी इन शॉर्ट ये कहता है कि जो पर्सन है जो अपने रीजंस को बताना चाहता है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है यानी जो ऑर्डर है ऑर्डर के खिलाफ कोई सफिशिएंट जो है रीज़न बताना चाहता है कोई व्यक्ति जो है, तो फिर वो रीज़न को बताएगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जो होगा वो साक्ष्य लेगा, और साक्ष्य लेने के बाद यदि वो सफिशिएंट रीज़न बता देता है तो फिर जो ऑर्डर होगा उसमें चेंजेस हो जाएगा, और यदि सफिशिएंट रीज़न को नहीं बता पाता है तो फिर ऐसा ऑर्डर जो होगा वो फाइनल हो जाएगा। और ये जो प्रोसीडिंग होगी ये सारी जो प्रक्रिया होगी वो 90 दिन के अंदर कंप्लीट कर ली जानी चाहिए, बट यदि रिटर्न में जो है यदि एक्सटेंड करना पड़े तो 120 दिनों तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि वैसे तो नॉर्मल 90 दिनों के अंदर वो कंप्लीट कर दी जानी चाहिए, लेकिन जो लिखित के कारणों को लेखबद्ध करते हुए यानी कि कोई रीज़न बताया जा रहा है तो उस रीज़न को नोट डाउन करते हुए 120 दिन तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो इम्पोर्टेंट है ये। सो थैंक यू वेरी मच।